अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टॉपिक जो कि है द लिक्विड स्टेट। यहाँ पर इसको जानने से पहले जो एक्टिविटी दिया गया है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर नॉर्मल वे में समझा देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक ले लें। उसके बाद कुछ ऐसे बर्तन लें जिनके शेप अलग अलग हो, ठीक है। जैसे ये ग्लास ले लिए, एक कटोरा ले लिए, इस तरीके से। फिर ये जो सारे लिक्विड जो हैं इनके 50-50 ml जो है आप उन कंटेनर में डाल करके मार्क कर दीजिए। फिर अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या होगा अगर आप इन सारे लिक्विड्स को जो है नीचे फ्लोर पर गिरा दोगे। तो यहाँ पे इनका जो शेप है वो एकदम बदल जाएगा, मीन्स चेंज हो जाएगा। जैसे कि जो लिक्विड ग्लास में था तो ग्लास के शेप में था, लेकिन जैसे आपने उसको फ्लोर पर डाला तो उस एकदम उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि आप जो है किसी भी इनमें से एक लिक्विड का जो है 50 ml मेज़र कीजिए, उसको एक कंटेनर में डालिए। फिर उसी पूरा मतलब लिक्विड को किसी दूसरे कंटेनर में डालिए। जैसे कि पहले आप ग्लास में डाल दिए, फिर उसको लेकर के आपने एक कटोरे में डाल दिया, फिर एक प्लेट में डाल दिया, इस तरह से आप डालते जाइए। फिर पूछा जा रहा है क्या जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो जनरली जो है सेम रहेगा, बट हो सकता है कि वॉल्यूम जो है आपको कम भी जो है नज़र आ सके। तो ये जो कम वॉल्यूम इसलिए हुआ जैसे कि आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ लिक्विड एक कंटेनर में रह जाता है तब जो आपको बाद में जाकर के वॉल्यूम कम दिखेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं तो सारा जो लिक्विड है वो सब जो है दूसरे कंटेनर में चला जाए। तो इसे लास्ट में आप चेक कीजिएगा तो वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तीसरा ये कि क्या जो शेप है लिक्विड का वो सेम रहेगा, तो नहीं। आप लिक्विड को जिस बर्तन में डालोगे, जिस शेप के बर्तन में डालोगे, वो उस शेप में जो है ढल जाता है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को डाल रहे थे, जैसे मान लो पानी को ही, तो क्या वो ईजिली फ्लो करके जाता है। तो हाँ, यहाँ पर वो ईजिली फ्लो कर जाता है। तो ये हमने लिक्विड के बारे में जो एक्टिविटी दिया गया था उसको देख लिया। अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्टिविटी में जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली है लिक्विड्स के, उसी को यहाँ पर जो है एक सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है। तो सबसे पहले बात की गई है तो शेप की। तो जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा कि अगर पानी को हम लोग एक बर्तन में रखते हैं, फिर दूसरे बर्तन में रखते हैं जिसका शेप अलग रहता है, तो पानी उसके आकार में आ जाता है। फिर आया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फिक्स रहता है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे जैसे पानी को हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखें, दूसरे तीसरे में, लेकिन सही मायने में कि ऐसा नहीं कि पानी किसी बर्तन में छूट जा रहा है। अगर नहीं छूटता है, पूरा रखते जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा, मीन्स एकदम। कंप्रेसिबिलिटी देखा जाए तो आपका सॉलिड से जो है वो ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, लेकिन एयर से कम। मतलब कि कुछ हद तक जो ये है आपका वाटर, ये कंप्रेस हो जाता है। डिफ्यूज़न देखा जाए तो इसमें हाई होता है। जैसे कि आप जो है पानी में जो चीज़ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे कि इंक को आप डालते हो तो डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर डिफ्यूज़न क्या लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है। सॉलिड में वही जो डिफ्यूज़न होता है एकदम नेग्लिजिबल, या फिर आप कहो कि नहीं होता है। फिर आता है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी हाई होता है, जैसे हमने देखा कि वो फ्लूइड की तरह में जो है फ्लो कर जाता है। जैसे हम लोग कोई लिक्विड, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया, उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो ईजिली फ्लो कर जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है सख्त। जैसे कि जो सॉलिड होता है एकदम सख्त होता है, बट ये क्या सख्त होता है, तो नहीं, ये रिजिड नहीं होता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं और अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होते हैं। इनको हम लोग जो है फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड का मतलब हो गया ऐसी चीज़ है जो कि फ्लो कर सकती है और जो अपने शेप को चेंज कर सकती है। जैसे जो गैसेस होते हैं वो भी फ्लूइड होते हैं, क्योंकि वो भी जो है फ्लो कर सकते हैं। लाइक जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, तो वो भी फ्लो करती है। उसकी भी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे कि हम लोग अगर उसको उठा करके रखें एक कंटेनर में, तो उस पूरे कंटेनर के अंदर जो है फिलअप हो जाती है। उसी तरह उसको उठा कर किसी दूसरे कंटेनर में रखें तो उसके अंदर भी वो फिलअप हो जाती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो गैसेस हैं और जो लिक्विड्स हैं ये दोनों ही क्या हैं, तो फ्लूइड हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना कि जो सॉलिड्स हैं ये लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं, इसी तरह जो लिक्विड्स हैं वो भी लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर डिफ्यूज़न लिक्विड्स में पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे कि अगर आप एक सॉलिड जो कि शुगर, उसको आप वाटर में डालते हो तो वो उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा, वाटर एक लिक्विड है इसी तरह अगर आप इंक जो कि एक लिक्विड है उसको आप जो है वाटर में डालते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंक है ये भी वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ बताया गया है कि जो गैसेस होते हैं वो भी लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो जो है वाटर के अंदर डिफ्यूज़ और डिज़ोल्व जो है कर जाते हैं। देखिए, डिफ्यूज़ और डिज़ोल्व जो है वो थोड़ा अलग अलग टर्म है, बट इस सेंस में जो है यहाँ पर जो है दोनों का मीनिंग सेम है। देखिए, डिफ्यूज़ का मतलब होता है कि फैलना, मीन्स जो चीज़ फैल रहा हो, और डिज़ोल्व का मतलब होता है घुलना। बट यहाँ पर जो है गैसेस के केस में इसका मतलब यही है कि कोई चीज़ जो है फैल रहा है, मीन्स दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। अब यहाँ बताया गया है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है
ये मेनली जो है पाए जाते हैं वाटर के अंदर, और ये ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन सब के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है। अब अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ईज़िली जो है वाटर के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, आगे क्लासेस में पढ़ना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑक्सीजन है जो कि एटमॉस्फेयर में है, वो ईज़िली जो है वाटर के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में कुछ 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला ये कि जब ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में है वो ईज़िली डिफ्यूज़ नहीं कर पाता है वाटर के अंदर, कर जाता है लेकिन ईज़िली नहीं कर पाता है, तब जो एक्वेटिक एनिमल्स है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती होगी, वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। इसके साथ वो सोचते होंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ईज़िली डिफ्यूज़ कर जाता है वाटर के अंदर, तब जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो तो ईज़िली सर्वाइव कर जाते होंगे। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो ईज़िली वाटर में डिफ्यूज़ नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ईज़िली डिफ्यूज़ कर गया है वाटर के अंदर, उनको जो एक्वेटिक प्लांट्स लेते हैं, फिर उसको लेकर के वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर वो रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे कि ऑक्सीजन का एक बैलेंस बना रह रहा है और एक्वेटिक एनिमल्स भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो ऑक्सीजन है वो ईज़िली डिफ्यूज़ नहीं कर पाता है वाटर में, मीन्स करता है लेकिन ईज़िली नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको कौन बैलेंस करता है, तो उसको बैलेंस कर देते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वाटर के अंदर वो। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली वाटर के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है, तब जो हम लोग लाइक कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के लाते हैं उसको जब हम लोग ओपन करते हैं, तब जो है बहुत तेज़ी से एक गैस जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि ईजिली डिफ्यूज़ कर सकता है वाटर के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक्स बोल सकते हो, तो आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इतना तेज़ी में बाहर की तरफ क्यों निकलता है? तो यहाँ पे इसका रीज़न होता है, जैसे हर चीज़ की एक लिमिट होती है और एक कैपेसिटी भी होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो वाटर में डिफ्यूज़ होता है तो वो एक हद तक रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कोल्ड ड्रिंक में, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको डाल दिया जाता है, चलो वाटर में, चलो वो गया गया। फिर जब कैपेसिटी जो है वाटर की पूरी हो जाती है कि वो और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अपने अंदर होल्ड कर सकता है, तब भी उसके अंदर जो है प्रेशर से जो है और ज़्यादा डाला जाता है। अब यहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालने का वजह, तो इससे होता ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो फ्रेश रहता है और उसमें कोई बैक्टीरिया ये सब जो है नहीं, बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक को ख़राब जल्दी नहीं करती है। तो इस वजह से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डाल दिया जाता है। तो जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है और वहाँ पर वाटर की कैपेसिटी ही नहीं होती अब ज़्यादा होल्ड कर पाने की, तो जैसे ही हम लोग खोलते हैं कैप को, तो जो एक्सेसिव रहता है ना, जो ज़्यादा प्रेशर में डाला जाता है वो बाहर निकल जाता है। मीन्स वाटर जो है जितना मेंटेन कर सकता है उतना रखता है, और एकदम हद से ज़्यादा जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं तो कुछ उसमें से बाहर निकलता है। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया। अभी हमने जस्ट देखा था कि जो सॉलिड और लिक्विड्स हैं, ये लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अब हमने ये भी देखा कि जो गैसेज़ है, ये भी लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एट लास्ट ये कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज़ जो है, ये लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न। ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है। यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि आखिर किस तेज़ी से डिफ्यूज़न हो रहा है। जैसे कि हमने देखा था सॉलिड्स में, सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। इस वजह से पार्टिकल्स है वो बहुत स्लोली मूव करते हैं। वही लिक्विड्स में हमने देखा था कि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस अच्छा खासा होता है और पार्टिकल्स थोड़ा तेजी में मूव करते हैं, मतलब सॉलिड से तेज मूव करते हैं। अब आता है गैसेस। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड और लिक्विड्स दोनों से ही बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो सॉलिड के और लिक्विड के पार्टिकल्स से भी ज़्यादा तेज मूव करते हैं। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा स्पेस हुआ पार्टिकल्स के बीच में और जितना तेज वो मूव कर रहे हैं, उस हिसाब से रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो बढ़ता है। लाइक सॉलिड्स में बहुत कम स्पेस होता है, बहुत धीरे पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसलिए जो डिफ्यूज़न होता है सॉलिड्स में वो एकदम नेग्लिजिबल, मीन्स न के बराबर होता है। अब अगर बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। इवन जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से थोड़ा तेज़ी में मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लिक्विड में डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में है, तो लिक्विड में। अब अगर बात की जाए गैसेस की, तो जो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इवन जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो भी सबसे तेज़ी में मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गैसेस में जो डिफ्यूज़न होता है वो सबसे तेज़ होता है, मीन्स लिक्विड से भी तेज़ होता है। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न सबसे फर्स्ट किस में है, तो गैसेस में है। इसको मैंने यहाँ पर जो है एरो देकर भी शो कर दिया है ताकि आपको ये जो है ईज़िली समझ में आ जाए। अब हमने इस टॉपिक को पूरा समझ लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है द गैसेज स्टेट। इसमें कहा गया है कि आपने कभी बलून फुलाने वाले को देखा होगा, जिसके पास एक सिलेंडर होता है और वो जो है उससे जो है पूरा बलून को फुलाता है।
तो अगर आप कभी उससे मिलते हो तो आप ये पूछना कि आखिर वो एक सिलेंडर से कितने बलून्स को फुला सकता है। वैसे तो अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसी चीज़ को हम लोग एक एक्टिविटी समझते हैं जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है 3 सिरिंज देने के लिए। अगर आपके पास एक भी है तो उससे भी काम चल जाएगा। उसका जो पिस्टन है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही पिस्टन बाहर निकल जाएगा तो आपको बोला गया है सबसे पहले डालने के लिए क्या, तो चॉक पाउडर। चॉक पाउडर नहीं था तो मैंने यहाँ पर कैसे-कैसे मतलब जो बालू होता है ना वो इंतज़ाम करके इससे मैंने डाला। ठीक है, लगभग दोनों ही सेम है, दोनों ही सॉलिड हैं। तो यहाँ पर उसको डाल दिया गया। फिर बोला जा रहा है जैसे ही आप उसको डाल देते हो उसका जो आगे का जो ओपनिंग है ना उसको कर्क से जो है ऑफ कर दें, बंद कर दें। बट मेरे पास कर्क नहीं था तो मैंने उसको अपनी उंगली से ही होल्ड करके रखा हुआ था, ताकि कुछ भी जो है मतलब बालू हो गया कुछ और जो है इसमें से बाहर ना निकले। इसके बाद आप क्या कीजिए, जो पिस्टन है उसको वापस से लगा दीजिए। आप चाहे तो वैसलीन ये सब यूज़ कर कर सकते हैं, इससे कि वो ईज़िली अंदर चला जाए। फिर यहाँ पर आप उसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से प्रेस कर लो ये जो है अंदर नहीं जा रहा है, मीन्स हल्का भी जो है अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो बालू है या फिर यहाँ पर अगर आप चॉक पाउडर भी रहता है तो आप देख सकते हैं कि वो जो है कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सॉलिड है उसमें कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, तो एकदम नेग्लिजिबल, मीन्स न के बराबर। अब अगर बात की जाए लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी की, तो सॉलिड के कंपेयर में जो लिक्विड है ये थोड़ा सा कंप्रेस हो पाता है। यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, पानी को भर करके उसको सही से अगर आप ऑफ कर दो आगे से, फिर कंप्रेस करने की कोशिश करो तो आपको शायद ही फील होगा कि लिक्विड जो है कंप्रेस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम होती है लेकिन कम होती है। उसको कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ता है थोड़ा कंप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, लिक्विड में जो है होती है लेकिन बहुत कम होती है। अब अगर मैं बात करूँ गैसेज़ की, तो गैसेज़ के लिए क्या करना है आपको, इसको खुला छोड़ देना है, फिर इसको आपको डालना है अंदर। अगर आप मार्क कर सकते हो लाइक कितना पे आपने इसको पिस्टन को डाला हुआ है। उसके बाद जो आय का ओपनिंग है उसको आप बंद कर दो, ठीक है। मतलब ये सबसे ईज़ी एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे हमें गैस के बारे में ही जानना है। अब आप एक काम करो, आय का जो ओपनिंग है उसको बंद कर दो, मैं भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जितना गैस है, जितना अंदर गैसेज़ था उसको मैंने इतना हद तक कंप्रेस कर दिया। फिर आप देख सकते हो मैं उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा, लेकिन गैस इतना है, ठीक है, उसको मैंने दबाया-दबाया इतना तो कंप्रेस हो गया। तो इस पूरे एक्टिविटी में हम लोग ये समझ सकते हैं कि गैस को जो है हम लोग सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। और इसका जो एग्जांपल है ये अपने डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, जैसे कि जो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन गैस जो कि हॉस्पिटल्स में होते हैं, और सीएनजी जो कि है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि फ्यूल के तौर पर जो है व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं। वो सारे जो गैसेस हैं उनको एक सिलेंडर में रखा जाता है। और वो जो मतलब जो भी गैस है लाइक एलपीजी हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी जो है बहुत कंप्रेस करके रखे जाते हैं। इसलिए गैसेस की जो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है उसके वजह से ज़्यादा मीन्स लार्ज वॉल्यूम के गैस को भी जो है कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में डाल दिया जाता है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोग जो है इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जब खाना बन रहा होता है और मान लो हम लोग किसी रूम में पढ़ रहे हो, तो खाने की खुशबू जो होती है, मीन्स जो फूड के जो एरोमा में जो उसकी खुशबू के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे पास तक बहुत तेज़ी में आ जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो डिफ्यूज़न है वो गैसेस में सबसे तेज़ होता है। जिस इस चीज़ को हमने एक टॉपिक जो कि था रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जिसके अंदर हमने सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में देखा था, उसमें ये जाना था कि गैसेस का जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका रीज़न मैंने देखा था क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के उनके अंदर स्पेस ज़्यादा होते हैं और वो तेज़ी में जो है मूव करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और जितना तेज़ पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं उतना तेज़ी में जो है डिफ्यूज़न होता है। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि देखिए जो गैसेस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। मीन्स यहाँ से वहाँ किसी भी दिशा में जो है यहाँ वहाँ मूव कर रहे होते हैं। ये जो इनका रैंडम मूवमेंट होता है ना, इस वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस के वो एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर अगर किसी कंटेनर में हुए तो उनके वॉल से जो है टकराते हैं। जैसे मान लो कि एक बलून है, ठीक है, और बलून के अंदर हवा भरा गया है, तो ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे। फिर जो पार्टिकल्स है वो जो बलून का जो अंदर का सरफेस होगा उस पर जो जा करके टकराएंगे। और यह बताया जा रहा है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेशर जो है एक्सर्ट करते हैं किसी चीज़ पर। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ दूरी पर, कुछ मीन्स पर यूनिट एरिया पे जो है फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहे होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, आप जो है टायर में हवा भरते हो, जब टायर में आप हवा भरते रहते हो, जितने ज़्यादा उसके अंदर हवा भरते हो मीन्स जितना ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स अंदर जाते हैं वो उतना ज़्यादा जो है
उसके हिस्से पे मीन्स जो उसका सरफेस होता है उस पे मीन्स पर यूनिट एरिया आप इसको समझ लो, उस पे जो है फ़ोर्स वो लगा रहे होते हैं। जैसे वो फ़ोर्स लगा रहे होते हैं और जितना ज़्यादा वो फ़ोर्स लगाते हैं, जितना ज़्यादा हम हवा भर रहे हैं उतना ज़्यादा फ़ोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर जो है ये बढ़ता जा रहा है। और जब टायर में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है हद से ज़्यादा, तो टायर जब सहन नहीं कर पाता है टायर फट जाता है। तो यही हो गया प्रेशर, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले आता है शेप। तो देखो जो गैसेस का शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब आप जिस भी कंटेनर में रख दो या किसी भी चीज़ में रख दो उसका जो भी शेप होगा उस शेप में गैसेस आ जाते हैं। दूसरा है वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम हमने देखा था सॉलिड में कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि अगर एक 50 ml इतना मैं वाटर लेता हूँ, उसको चाहे मैं एक ग्लास में डालता हूँ, ठीक है, चाहे वो 1 लीटर का ही ग्लास क्यों ना हो, तो देखो यहाँ पर वाटर जो है उसका शेप तो चेंज होगा, जिस भी कंटेनर में जाएगा उसका शेप ले लेगा, बट जो वॉल्यूम रहता है वो सेम रहता है। अगर 1 लीटर ग्लास में मैं 50 ml डाल रहा हूँ तो वाटर तो 50 ml ही रहेगा। और अगर मैं उसी 50 ml वाटर को उठा करके किसी बड़े कंटेनर में डालता हूँ जो कि 5 लीटर की कैपेसिटी वाला है, जिसका शेप अलग है, तो वो 50 ml का वाटर जब उस कंटेनर में जाएगा तो उसका जो ml में जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा, बट उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विड में क्या होता है, शेप चेंज होता है, वॉल्यूम वही रहता है। अगर उसी चीज़ को मैं यहाँ पर एयर में देखूँ तो मान लो आपने एक छोटे से कमरे में जो है जितना एयर है, ठीक है, उसको रखा है, तो एयर पूरा उस कमरे को फिलअप कर लेता है। फिर उतना ही एयर को उठा करके आप बड़े कमरे में डाल देते हो तो वहाँ पर जो है एयर उस कमरे का जो शेप रहता है वो तो ले ही लेगा, बट वो क्या करेगा कि उस पूरे कमरे में फिर फैल जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और एकदम दूर दूर जो है टकराते रहते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि चलो जो एयर है उसका शेप तो फिक्स नहीं है, उसके साथ वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। उतने ही एयर को उठा के आप बड़े कमरे में रख दो, उससे बड़े में रख दो, वो पूरा उसमें जो है अपना जगह ले लेगा। तो ये हो गया वॉल्यूम। दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत हाई होता है, जैसे हमने देखा डिफ्यूजन भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या हुआ कि उसके फ्लो करने की एबिलिटी, तो हाँ वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे हम लोग देख सकते हैं हमारे आसपास में से हवा ही तो हवा है, वो एक से दूसरी जगह पर आराम से फ्लो करके जा रहे हैं। फिर आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब सख्त है। तो क्या हवा सख्त है, क्या गैसेस सख्त होते हैं, तो नहीं नहीं होते हैं, इससे नेग्लिजिबल। तो ये हमने इसके पूरे प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। तो मैं बोलूँगा आपको कि जो सॉलिड और लिक्विड और गैस के जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे टॉपिक आता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक हम लोग वाटर को देखते हैं, तो वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट की बात करें तो आइस के फॉर्म में, और लिक्विड की बात करें तो वाटर जैसे नॉर्मली हम लोग पीते हैं जो, और अगर गैस की बात करें तो जो वाटर वेपर है उसके फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन आते हैं कि जब मैटर का स्टेट चेंज हो रहा होता है, जैसे कोई मैटर जो कि सॉलिड है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा होता है, तब उसके अंदर जो है मैटर के अंदर क्या हो रहा होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या बदलाव आते हैं, क्या हो रहा होता है उनके साथ, और आखिर किस तरीके से मैटर का स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पर कुछ वजह से जो है मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर के वजह से। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया, इसमें बोला गया है कि आप 150 ग्राम जो है आइस ले लें और एक जो है बीकर में डाल दें, फिर उसको आप गर्म करना शुरू कीजिए। उसका जो टेम्परेचर है उसको नोट करते रहिए, जैसे जैसे आप गर्म करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस मेल्ट होना शुरू होगा। जब जो मेल्ट हो रहा है पूरा उसके टेम्परेचर को ऑब्जर्व कीजिए। इसी तरह जो है जब वो पूरा पिघल के पानी बन जाए तब तक जो है उसके टेम्परेचर को देखिए, फिर उसको और गर्म होने दीजिए। जब वो गर्म होकर और खौलने लग जाएगा तब जो है उसके टेम्परेचर को और आप नोट करते रहिए। फिर जब वो खौलने लग जाएगा तब उसके टेम्परेचर को नोट कीजिए, और जब वो पूरा भाप बनने लग जाएगा, ठीक है, जब पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा मीन्स जब भाप बन जाएगा तब तक उसके टेम्परेचर को चेक करते रहिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमें इतना ज़्यादा चेक करने में बोला गया है, जो कोई खास बात होगा। तो हाँ, इसके पीछे कुछ खास बातें हैं जो कि अब हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी या फिर आपको एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमें कुछ बातें बताई गई हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड्स का, जैसे कि यहाँ पे हमने आइस लिया था, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स का वो बढ़ जाता है। मीन्स पार्टिकल्स जो है तेज़ी में मूव करने लग जाते हैं। पार्टिकल्स जैसे तेज़ी में मूव कर रहे होते हैं और जैसे जैसे हम लोग और ज़्यादा उसको हीट करते हैं, मीन्स और ज़्यादा एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं, लाइक गर्म करना मतलब कि उसमें और एनर्जी सप्लाई करना, तब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होने लग जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है पार्टिकल्स के बीच का वो पूरा टूट जाता है, मीन्स उनका जो पोजीशन रहता है वो पूरा हट जाता है, और जो सॉलिड होता है वो फ्रीली मूव करने लग जाता है। इसी तरह धीरे धीरे सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होते जाता है, और एक ऐसा वक्त आता है जब जो सॉलिड रहता है वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। जैसे कि आइस को देख लो, आइस को हम लोग गर्म करते जाते हैं, उसके अंदर का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का वो कम होते जाता है, होते जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब पूरा आइस पिघल करके लिक्विड में जो है चेंज हो जाता है। इस चीज़ को एक और एग्जांपल से मैं सिंपल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि देखो एक आयरन जो कि सॉलिड है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास में है,
जैसे ही मैं आयरन को हीट करने लग जाता हूँ और गर्म करता हूँ, तो जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना मीन्स जो है स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे मैं उसको हीट करूँगा उनका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ेगा, मीन्स पार्टिकल्स तेज़ी में मूव करने लग जाएंगे। और फिर जैसे जैसे और ज़्यादा मैं उसको हीट करते जाऊँगा, तो जो पार्टिकल्स है वो और तेज़ी में मूव करेंगे और जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इससे होगा ये कि आयरन जो कि एक सॉलिड फॉर्म में था वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू करेगा और एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन कि जो जो है ना बहना शुरू हो जाएगा आयरन जैसे, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि जिस भी टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि दो सॉलिड्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक आइस हो गया, आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आते आते जो है वो मेल्ट होना शुरू कर देता है, मीन्स वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होने लग जाता है। इसी तरह अगर बात करें आयरन की, तो आयरन जो है जब उसको हम लोग 1500 डिग्री तक गर्म करते हैं तब जाकर वो मेल्ट होना शुरू करता है। यहाँ पर अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि आखिर आइस 0 डिग्री पे ही मेल्ट होने लग जा रहा है और आयरन इतना ज़्यादा डिग्री पर क्यों मेल्ट हो रहा है। तो ये होता है कि जिसका जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको उतना ज़्यादा हीट करने पर ही वो मेल्ट हो पाता है। तो इसको भी आपने समझ लिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो देखो अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि जो गैसेस होते हैं वो प्रेशर जो है एक्सर्ट करते हैं। तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो गैसेस हैं, मीन्स लाइक एयर हो गया, ऑक्सीजन में जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब। तो वो सारे जो है कहीं ना कहीं जाके टकराते होंगे, लाइक आसपास के सरफेसेस पे टकराते होंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको डिटेल में बाद में जानेंगे, अभी इसको इतना ही समझना था। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, ये क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं 273.16 कैल्विन। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, मतलब कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 कैल्विन। तो एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर 4 डिग्री है तो कितना कैल्विन हुआ। तो जितना भी डिग्री होगा उसके अंदर आप 273 प्लस कर दोगे तो वो कैल्विन निकल कर आ जाएगा। वही अगर आपको कैल्विन दिया होगा, लाइक 373 कैल्विन दिया हुआ है, तो 373 कैल्विन में से जो 273 कैल्विन, इसको याद कर लीजिएगा, इसको आप माइनस कर देंगे तो डिग्री निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है चेंज करने को दिया रहेगा, डिग्री से कैल्विन और कैल्विन से डिग्री में, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताई गई है कि जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, मतलब कि जब कोई चीज़ जो कि सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न। मीन जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जिसके अंदर कोई चीज़ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो आइस, जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब वो मेल्ट होकर के जो है लिक्विड स्टेट में बदलता है मीन्स वाटर में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। अब यहाँ पर आती है एक नोटिस करने वाली बात कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, लाइक जब आइस जिसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आइस जो है मेल्ट करना शुरू कर दिया होगा तब जाकर उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक गया होगा। हीट हो रहा है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं बट टेम्परेचर उस वक्त नहीं बढ़ रहा है। और ऐसा ही सेम होता है जब हम लोग पानी को गर्म कर रहे होते हैं, तो जैसे हम उसको गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही पानी उबलने लग जाता है, ठीक है, मीन्स पानी जो है भाप बनने लग जाता है, तब जो है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता है, मीन्स उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो गर्म कर रहे हैं मीन्स जो हीट जो है आखिर ये जा किधर रहा है, ये जो हीट एनर्जी इसको हम लोग बोलते हैं, आखिर ये जा किधर रहा है। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे कहा गया है कि जब हम लोग जो आइस रहता है उसको गर्म करते हैं और जब आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँचता है ना, तो वहाँ पे उसको हम लोग गर्म कर तो रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। वो जो हीट है ना वो क्या हो रहा है कि जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको कम करने में जो है यूज़ अप हो रहा है। मतलब कि वहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, हीट जा रहा है अंदर लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो हीट जो है वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में लग जा रहा है। तो यहाँ पे जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है आइस के द्वारा और टेम्परेचर भी बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो ये हीट है ये हिडन हो गया है उसके अंदर, मीन जो भी चीज़ है, लाइक आइस हो गया तो आइस में वो छुप गया है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट। और लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। अब देखो आखिर ये लेटेंट हीट होता क्या है, इसको मैं सिंपली बताता हूँ। जैसे आइस आपने ले लिया और आइस को आपने क्या किया, तो उसको गर्म करना शुरू किया, मीन्स उसके अंदर हीट एनर्जी जा रहा है, उसको आप हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हीट आप उसको करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे हीट करते जाएंगे टेम्परेचर उतना बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं किसी चीज़ के, लाइक आइस के जो पार्टिकल्स हो गए वो तेज़ी में मूव करेंगे, मीन्स उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो जैसे जैसे आप जो है आइस को हीट करते जा रहे हैं तो आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का भी बढ़ रहा है। फिर एक ऐसा वक्त आएगा, वो वक्त कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट।
मीन्स यहाँ पर क्या होगा ना कि अब जो है आप उसको हीट तो कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो हीट एनर्जी है, ठीक है, वो जो है पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको कम करने में अब जो है इस्तेमाल हो जा रहा है, जिससे एनर्जी तो उसके अंदर जा रहा है, आइस में एनर्जी जाते रह रहा है, लेकिन अब जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब वो जो है एनर्जी यूज़ हो जा रहा है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में। और सेम ऐसा ही होता है जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं। देखो वाटर क्या है, एक लिक्विड है। जब मैंने पानी को गर्म करना शुरू किया, आप खुद सोचो, जब आप पानी को गर्म करते हो तो जैसे जैसे उसको आप गर्म कर रहे हो, जैसे जैसे हीट कर रहे हो उसको, उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है, मीन्स वो तेज़ी में मूव करने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे आप उसको गर्म करते रहोगे तो आप देखते हो कि ऐसा वक्त आता है जब पानी भाप बनने लग जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सेम यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैंने पानी को गर्म करना शुरू किया तो जैसे ही हीट उसमें जा रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल्स जो है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी तेज़ होते जा रही है। होते 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 तो जैसे ही आ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, तब क्या हो रहा है, अब जो है जैसे उसको मैं हीट कर रहा हूँ ना, तो वो हीट जो है जा तो रहा है अंदर, बट वो कहाँ चला जा रहा है, तो जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में चला जा रहा है। इससे होता क्या है कि टेम्परेचर फिर नहीं बढ़ेगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, तो वो जो है 100 ही डिग्री दिखाएगा। वो उसमें हीट जा रहा है वाटर में, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो यूज्ड अप हो जा रहा है जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में। तो यहाँ पर फिर देखा जाता है कि जो हीट है वो क्या हुआ है, तो छुप गया है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, तो लेटेंट हीट इसको भी हम लोग बोलते हैं। अब इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब हमें यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में बताया गया है। देखो फ्यूज़न के बारे में जस्ट हमने देखा था कि जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है उसको हम लोग फ्यूज़न बोलते हैं। मेल्टिंग का मतलब क्या, जब कोई चीज़ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आखिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो the amount of heat energy that is required to change 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, मीन्स जितना हीट एनर्जी यूज़ होता है, ठीक है, रिक्वायर होता है 1 किलोग्राम जो है 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अपने उसके मेल्टिंग पॉइंट पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लाइक हर चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था आइस का और आयरन का, दोनों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको याद कर सकते हैं कि जब किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब 1 किलोग्राम सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, और जितना हीट उसको लगता है चेंज करने में उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है कि जो वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस का है, मीन्स 273 केल्विन का, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मीन्स आइस 0 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है, और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का है। तो यहाँ पे दोनों के जो पार्टिकल्स है इसमें जो एनर्जी जो है वो वाटर में ज़्यादा होता है। और वाटर में क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ही जानते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि जब हम लोग आइस को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो जब अपने मेल्टिंग पॉइंट में 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है, ठीक है, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है, तब क्या होता है कि चलो हीट तो आइस में जा रहा है, बट हीट कहाँ चला जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में आइस के उसको कम करने में। तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वो जो आइस है वो वाटर बन जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा लेकिन हीट तो अंदर जा रहा है ना, और हीट जैसे ही आइस में जा रहा है और आइस के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम कर रहा है तो वो क्या बन जा रहा है, आइस वाटर बन जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो हीट एनर्जी है जिसको आप सिंपली एनर्जी भी कह सकते हो, वो अब कहाँ चला गया, तो जो वाटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में चला गया। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इन दोनों में एनर्जी किस में ज़्यादा होता है, तो वाटर में ज़्यादा होता है। और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो ये होता है टॉपिक खत्म। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि क्या होगा जब हम लोग पानी जो है जो लिक्विड है उसको और गर्म करें, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया हूँ कि पानी को हम लोग गर्म करेंगे तो जैसे जैसे हीट एनर्जी पानी में जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर जैसे ही वो जो वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचेगा तो फिर जो है हीट तो अंदर जाएगा बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो अंदर जा तो रहा है बट अब वो कहाँ जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में चला जा रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों बात से हमें पता चलता है कि जब कोई चीज़ अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे, और जब उसमें हीट जो है जब उसमें पास किया जाता है,
तब भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वो जो हीट है वो यूज़ अप हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। एकदम याद ही कर रहे हो इस चीज़ को पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग लेटेंट हीट को देख सकते हैं इस बॉइलिंग में भी। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब हमें बताया जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो दोनों का जो डेफिनेशन है वो सेम है, बस अंतर इतना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट से बोला गया है कि द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉयल करना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बट इसी में अगर आप लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग हटाकर लिख दो सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, तब वो क्या बन जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। बस यही अंतर होता है। इस चीज़ से आप जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमें बॉइलिंग के बारे में थोड़ा सा जो है और डिटेल में बताया गया है। देखो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। अब ये बल्क क्या होता है? तो देखो जैसे जो हमने पूरा एक बर्तन में पानी डाला, तो बर्तन में जितना पानी हो गया उसको हम लोग बोलेंगे पूरा वो बल्क है। तो यहाँ पर देखो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना का मतलब हुआ कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, तो जो पानी जो हो गया उसका सबसे ऊपर वाला सतह होता है, सिर्फ वही गर्म नहीं होता है, या फिर सबसे नीचे वाला सतह ही सिर्फ गर्म नहीं होता है, बल्कि जितना पानी हो गया उस बर्तन में, जितना ही पानी है, जितना भी, ठीक है, जितना ही वाटर पार्टिकल्स है, सब जो है उनके अंदर हीट जाने लग जाता है, मीन्स सारा पानी जो है वो गर्म होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है जब हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स हैं पूरे बल्क में, जितना ही लिक्विड का जितना ही पार्टिकल्स है वो सारे में जो है एनर्जी आ जाता है। फिर जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके अंदर इतना एनर्जी आ जाता है कि वो जो पानी है वो वेपर स्टेट में चला जाता है, मतलब कि पानी जो है वो भाप बन जाता है, ठीक है। ये जो वेपर है ये भी एक गैस ही है। अब यहाँ पर ध्यान दो, बोला गया है 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। अब इसी चीज़ को अगर आपको केल्विन में बताना हो, मीन्स वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को केल्विन में शो करना हो, तो आप जो डिग्री है ना, मीन्स लाइक 100 डिग्री है तो उसमें 273 प्लस कर दो तो आपका केल्विन में आंसर आ जाएगा। वही अगर 90 डिग्री होता तो 90 में 273 प्लस कर दो, 80 होता तो 80 में 273 प्लस कर दो, ये केल्विन में आंसर आ जाता है। तो इसको भी हमने देख लिया। अब यहाँ बोला जा रहा है कि क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को जो है डिफाइन कर सकते हैं? तो जैसा हमने जस्ट अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में पढ़ा था, उसी के आधार पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो मैंने डिफाइन कर दिया है, कुछ इसमें बदलाव है और लगभग सब सेम है। जैसे कि दी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ना लिख के लीटर लिखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लीटर भी लिख दिया। ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, देखो यहाँ पर लिक्विड को गैस में बोला जा रहा है, उसके अंदर क्या था? तो सॉलिड इनटू लिक्विड, यहाँ पे हो गया लिक्विड इनटू गैस, और उसके बाद आगे जितनी भी चीज़ें वो सेम है, बस लास्ट में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिख दिया गया। तो इसको हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे हमने इसका भी डेफिनेशन बना दिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाटर जो कि 100 डिग्री पर है और वाटर वेपर जो कि 100 डिग्री पर है, इन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं इनमें जो अगर देखा जाए तो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स है उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है। और ये क्यों होता है ये यहाँ पर जो है आप खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि इस चीज़ को मैंने पीछे जो एक्सप्लेन किया हुआ है आइस और वाटर को लेकर के, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न हो तो कॉमेंट में पूछ लेना, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बोला जा रहा है कि मेनली क्या होता है कि जब सॉलिड स्टेट वाली चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, फिर लिक्विड स्टेट वाले को और गर्म करते हैं तो गैसेज स्टेट। इस तरह अगर हम लोग उल्टा करते हैं कि गैसेज स्टेट वाले को ठंडा करते हैं तो वो जो है लिक्विड में बदल जाता है, मीन्स लिक्विड स्टेट में, और जब उसको और ठंडा करते हैं तो वो जो है सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। चलो कुछ और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लिक्विड स्टेट में चेंज ही नहीं होती हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर वो चीज़ जो है अगर वो सॉलिड स्टेट में है और अगर आप उसको गर्म करते हो तो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट गैसेज स्टेट में चली जाती है, या फिर अगर वो चीज़ गैसेज स्टेट में है तो उसको आप ठंडा करोगे तो वो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चली जाती है। तो इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जब भी कोई मैटर जो है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या फिर वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट, मीन्स गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। हम लोग जो एक एक्टिविटी से देखने वाले हैं सब्लिमेशन के बारे में, ठीक है। तो बुक में दी गई एक्टिविटी को समझने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोनों लगभग सेम है, हल्का अंतर है। यहाँ पर मैंने कैंपर लिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम लोग जिसको कपूर बोलते हैं और पूजा में इस्तेमाल में आता है। तो इसको अगर आप हीट करोगे सही तरीके से, मैं ज़्यादा पास से मत ले जाना, मैं पास में लेके चला गया था एक बार। तो यहाँ पर अगर आप उसको थोड़ा दूर से हीट करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डायरेक्ट ये क्या है, सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली क्या हो रहा है, तो वेपर बन रहा है। इवन आप देख सकते हो कैमरे में भी दिख रहा है आपको, जैसे देख सकते हो ये वेपर बना। तो मैंने एक गलती क्या की कि मैं जो है फायर को एकदम उसके पास लेकर चला गया। जैसे ही मैं उसके पास उसको लेकर के गया तो उसमें जो है आग पकड़ लिया। आग पकड़ने के बाद भी वैसे जो है सॉलिड स्टेट से वो डायरेक्ट गैसेज स्टेट में चेंज होगा, बट फिर भी मैंने जो यहाँ पर इसको बंद कर दिया था,
क्योंकि आग पकड़ने के बाद क्लियरली सब नहीं दिख पा रहा था। तो वैसे यहाँ पर मैंने आपको एक्टिविटी एक दिखाकर छोटा सा बता ही दिया। अब जो एक्टिविटी दिया हुआ है बुक में उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अमोनियम क्लोराइड या फिर कैंपर लेने के लिए, तो कैंपर मतलब होता है कपूर, जो कि मेरे पास भी था, आपके पास भी होगा ही। तो उसको ले लीजिए, फिर उसको जो है एक चाइना डिश जो है जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है आप इसके अंदर डाल दीजिए, ऊपर से कॉटन लगाकर इसको पैक कर दीजिए और नीचे से हीट करिए। कॉटन इसलिए लगाया गया है ताकि जो कैंपर का जो वेपर है वो बाहर ना चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हीट करेंगे जैसे यहाँ, तो जो कैंपर है, ठीक है, वो जो है डायरेक्टली सॉलिड से गैसेज स्टेट में चेंज होगा और आप देख भी पाएंगे उसको। फिर जो है जैसे ही वो थोड़ा ठंडा होगा और वो तो बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि कॉटन लगा हुआ है, तो वो जो है सेटल डाउन हो जाएगा साइड साइड में। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कैसे बिना लिक्विड में चेंज हुए, बिना लिक्विड स्टेट में आए जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेज स्टेट में चेंज हुआ, फिर जो है वो ठंडा होने के बाद गैसेज से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज होकर ऊपर जो है उसके कॉर्नर पे जो है चिपक गया। तो मेनली जो है एग्ज़ाम में पूछता है कि कुछ एग्जांपल देने के लिए ऐसे मैटर का जो सब्लिमेशन शो करते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल में दे सकते हो लाइक कैंपर जिसका आपने यूज़ किया अभी, ठीक है। फिर अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल लाइक ड्राई आइस, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा सा। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, जो टेम्परेचर इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, लाइक जो वेट होता है, वेट का ऐसा यूनिट होता है केजी, इसी तरह टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। इसको याद कर लेना, एक नंबर में एग्जाम में आ सकता है। तो हमने यहाँ तक तो ये पूरी बातों को समझ लिया और हमने ये देख लिया है कैसे टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से भी जो है जो मैटर का स्टेट है वो चेंज हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे क्या प्रेशर से जो है इफेक्ट कोई पड़ेगा, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या मैटर जो है उसका स्टेट चेंज हो पाएगा। इसके लिए हमें बताया गया है कि देखिए, हमने जाना था कि मैटर जो है लाइक हमारे आसपास से मेनली जो तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो है इनके बीच में डिस्टेंसेस होते हैं। लाइक डिस्टेंस होने की वजह से बहुत सारी चीज़ उनके चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि उनका शेप में, वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, ठीक है। और जैसे फ्लूइडिटी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब पार्टिकल्स पे प्रेशर डाला जाता है तो क्या पार्टिकल्स जो है वो एक साथ मीन्स पास में आते हैं, और क्या प्रेशर को कम और ज़्यादा करने से जो मैटर का स्टेट है उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, हम लोग कुछ हद तक ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी मैटर के साथ कर सकते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि आयरन को हम और ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बट हाँ कुछ मैटर के साथ कर सकते हैं, जैसे कि एयर हो गया, जो कि यहाँ पर मैं एग्जांपल में दिया हुआ है कि एयर को आप देख सकते हैं कंप्रेस किया जा रहा है, और जैसे जैसे प्रेशर हम लोग दबा रहे हैं उसके पार्टिकल्स और पास आ रहे हैं, मीन्स वो और ज़्यादा जो है कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर न बताया गया है कि अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो किसी गैस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ समझा कि हम लोग जो है प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को कम करके भी जो है नॉर्मली गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे गैस होते हैं जिनको हम लोग लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर वो गैस के स्टेट में है तो उसको जो है हम लोग जब प्रेशर देते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं तो बिना लिक्विफाई हुए डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है, वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर डाला जाता है और टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो डायरेक्टली बिना लिक्विफाई हुए डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। वही अगर हम लोग सॉलिड में जब वो चेंज हो जाता है फिर उसको हम लोग छोड़ देते हैं और प्रेशर जैसे जैसे कम होता है और टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो वापस से बिना लिक्विफाई हुए डायरेक्टली वो गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहा है, मतलब ये भी जो है सब्लिमेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ तक हम इस चीज़ को समझ गए। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान देना कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम लोग जो है ड्राई आइस भी कहते हैं, जिसको मैंने पहले आपको एग्जांपल के तौर पे सब्लिमेशन के बताया था। तो यहाँ तक तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमें आगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गैस के द्वारा जो प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है उसको मेज़र करने का एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। प्रेशर का भी एक यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। तो इसलिए यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर जो है इसका एक वैल्यू दिया गया है जो कि है 1.01 इंटू 10⁵ PA मतलब हो गया पास्कल, ठीक है। तो यहीं पे बताया गया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका मतलब हुआ कि जो एयर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है एटमॉस्फेयर में, इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक चीज़ याद रखना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल तक होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, जिसको जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ने आप तो ये सब चीज़ को है समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इवापोरेशन, इसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि क्या हर बार हीट और प्रेशर की वजह से ही जो है क्या जो मैटर का स्टेट है वो चेंज होता है। लाइक हमने देख लिया कि चलो हीट से चेंज हो जाएगा और प्रेशर से चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या इन्हीं दोनों से चेंज होता है, किसी और तरीके से चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने एवरीडे लाइफ से कुछ ऐसे एग्जांपल दे सकते हो जब लिक्विड स्टेट से कोई चीज़ चेंज होके वेपर स्टेट में चली गई हो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे।
तो इसका आंसर है कि हाँ, ऐसा होता है। जैसे कि देखो पानी जो है उसको आप रख देते हो कहीं पर बहुत देर के लिए, तो देखते हो कि पानी जो है कुछ उसमें भाप बन के उड़ जाता है। उसके बाद अगर आप बात करो पेट्रोल की, तो पेट्रोल को जैसे आप अपने हाथ पे रखते हो तो वो जो एकदम से इवापोरेट कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये साफ-साफ देख सकते हैं कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे ये दोनों चीज़ क्या कर गए हैं, तो लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो गए। यहाँ पे हमें 2 एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जिसमें पहला है कि अगर हम लोग पानी को बिना ढके छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो थोड़ा-सा जो पानी रहता है वो भाप बन के उड़ जाता है। दूसरा ये कि जब गीले कपड़ों को हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो वो जो है सूख जाता है। तो आखिर इन दोनों केसेस में, दोनों एग्ज़ाम्पल्स में आखिर पानी के साथ क्या हो रहा है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हर वक्त मूव करते हैं, चाहे वो सॉलिड के हो, लिक्विड या गैस को। बस अंतर इतना रहता है कि सॉलिड के बहुत ही धीरे मूव करते हैं, लिक्विड के थोड़ा सा तेज और गैसेस के सबसे ज़्यादा तेज, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर किसी गिवन टेम्परेचर, लाइक एक टेम्परेचर दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस, अगर इसमें भी हम लोग देखा जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स का सॉलिड, लिक्विड और गैस में, वो थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग सिंपली जानते हैं कि सॉलिड में थोड़ा स्लो करता है, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा फास्ट और गैस में थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट। मीन्स एक सेम टेम्परेचर में भी, टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा अंतर और पड़ेगा, बट सेम टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो 2 केसेस दिए गए इसमें बताया जा रहा है कि देखिए जो लिक्विड का सबसे ऊपरी सरफेस होता है ना, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो है इतना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, मीन्स उतना ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी आ जाता है जिससे कि वो जो है अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाएँ, या फिर आप बोलो कि ओवरकम कर पाएँ, और इस तरह से जो है वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड से वेपर में। इस चीज़ को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक हम लोग कहते नहीं हैं कि आज जो है बहुत गर्मी है, मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर जो इसमें जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा है, लाइक 20 डिग्री 25 डिग्री, ठीक है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि आज थोड़ी ठंडी है, लाइक 5 डिग्री आज जो है टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है जो हमारे वातावरण में है, ठीक है, तो इसी से जो है अफेक्ट होते हैं ये जो वाटर के पार्टिकल्स। देखो होता क्या है, जो वातावरण का टेम्परेचर रहता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जैसे कपड़े हम लोग सुखा रहे होते हैं, तो कपड़े के ऊपर जो भी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके सरफेस पे, ठीक है, वो वातावरण टेम्परेचर से वो अफेक्ट होते हैं। उससे होता क्या है कि वो धीरे 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 जो है, एकदम तेजी में नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे जो है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आता है उस टेम्परेचर से जो कि वातावरण में है। इसमें होता क्या है कि जैसे कपड़े जो गीले रहते हैं, ठीक है, तो जो वाटर हो गया उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सरफेस पे होते हैं कपड़े के, वो जो है वातावरण का जो टेम्परेचर होता है उससे जो है धीरे धीरे एनर्जी गेन करते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इसमें वो धीरे धीरे एनर्जी गेन करते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पास इतना काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, मीन्स उसके पार्टिकल इतना तेजी में मूव करने जाते हैं कि वो जो ईजिली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का उसको तोड़ पाएँ या फिर कम कर पाएँ, और इससे क्या होता है कि वो जो है वेपर बन के उड़ जाते हैं। इसी तरह जो कपड़ा रहता है गीला, ठीक है, उसके जो भी पानी रहते हैं धीरे धीरे भाप बनते जाते हैं, और इस तरह जो है कपड़ा सूख जाता है। और यही चीज़ सेम उस वक्त होता है जब हम लोग पानी को किसी बर्तन में रख के खुला छोड़ देते हैं, और कुछ देर बाद जब हम लोग आके देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा घट गया है, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा भाप बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने पूरा समझ लिया। अब यहाँ पे टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इसमें हमें एक एक्टिविटी दिया गया है, ये एक्टिविटी उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके सारे बातों को जो है नीचे हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है मैं आपको एक पीडीएफ वर्जन में दिखाता हूँ, क्योंकि इसके आगे जो भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मेन है, इस वजह से मैं आपको पीडीएफ जो है वर्जन में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि आखिर किस तरीके से हम लोग जो है इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब कि इवापोरेशन को फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला है कि हम लोग अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दें। इससे होगा ये कि जैसे हम लोग कपड़े को सुखाने जाते हैं तो हम लोग जो है कपड़े को फैला देते हैं। इससे होता ये है कि कपड़े को फैला देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर के पार्टिकल्स है वो वेपर बन पाते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी जो वाटर के पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और जल्दी ही वो भाप बन जाएंगे। तीसरा है कि जब ह्यूमिडिटी कम होता है तब इवापोरेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हो पाता है। अब आखिर ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो देखिए एयर में जितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है तो हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर कम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है तो हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी कम है। तो देखो यहाँ पे जो एयर है ना उसका भी कुछ कैपेसिटी होता है, वो भी कुछ हद तक जो है वाटर वेपर को अपने अंदर होल्ड कर पाता है। तो अगर पहले से ही अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, मीन्स अगर ज़्यादा वाटर पे एयर में रहेगी, तो ज़्यादा वाटर जब एयर में है ही तो इवापोरेशन कैसे हो पाएगा, कैसे और ज़्यादा वाटर भाप जल्दी बन पाएगा। तो इसलिए अगर ह्यूमिडिटी कम रहती है, मीन्स एयर में जो है बहुत कम रहता है वाटर वेपर का अमाउंट, तब जो है इवापोरेशन तेज हो जाता है, ठीक है। चौथा है आपका इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखिए जब हवा जो है तेज़ी में बह रही होती है
तो उस समय जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हवा है, ठीक है, वो जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर को, उसको जो है बहा करके दूर लेकर चली जाती है। इससे होता है कि आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें जो पहले से वाटर वेपर मौजूद थे उसको क्या किया, हवा ने बहा करके दूर लेकर वो चली गई। इससे वाटर वेपर जो है सराउंडिंग में कम हो जाते हैं और इवापोरेशन जो है उसका रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पर हमें चार जो है बताए गए थे कि किस तरीके से हम लोग जो है इवापोरेशन को फास्ट कर सकते हैं। अब आता है टॉपिक आपका, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। तो देखिए, जब आप एक खुले बर्तन में पानी को रख देते हैं, ठीक है, और जब पानी का सबसे ऊपरी जो सतह होता है, जब वो वेपर बनता है ना, तो उस वेपर बनते हैं तो वो तो जो है आसपास से जो भी टेम्परेचर रहता है उसमें से जो भी हीट एनर्जी रहता है उसको लेकर के अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच के, उसको वो तोड़ता है, कम करता है और वो वेपर बन जाता है। ठीक है, जैसे ही वो वेपर बनता है तो जो पूरा पानी रहता है उसका भी कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो अब ये जो कुछ एनर्जी लॉस हुआ है इसको बराबर करने के लिए ये जो पानी रहता है ये क्या करता है, ये आसपास से जो है ये भी जो है हीट एनर्जी को जो है अपने अंदर ले लेता है, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, वही जब हम लोग किसी चीज़ को हीट कर रहे होते हैं, लाइक हम लोग बॉयल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी लॉस उससे भी होता है, बट हम लोग वहाँ पे हीट कर रहे होते हैं पहले से, ठीक है, उसको गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेंटेन कहाँ से करता है वाटर, तो आसपास के सराउंडिंग से। ठीक है, तो इस वजह से जो सराउंडिंग होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमें दिया गया है ए स्टोन का, मीन्स जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जब उसे अपने हाथ पे हम लोग डालते हैं तो वो जो है हमारे हाथ से जो है मीन्स जो गर्मी है हमारे हाथ के अंदर उसको थोड़ा वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ जो है आसपास से जो है गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो जैसे ही हमारे हाथ में से वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारा हाथ जो है उसको थोड़ा ठंडा फील करता है। इसके बाद एग्जांपल दिया गया है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो जो लोग हैं वो पानी जो है उसको जो है मतलब स्प्रिंकल करते हैं अपने छतों पर, ग्राउंड्स में। तो वहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही पानी को छतों पर ग्राउंड्स में डालते हैं तो पानी जो है हीट लेना शुरू कर देता है ग्राउंड से या फिर जो छत हो गया उससे। और जैसे ही वो हीट लेता है फिर वो ऐसे वक्त पे पहुँचता है जब पानी के पार्टिकल्स जो गए, वाटर के जो पार्टिकल्स, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त जितना भी हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जो रूफ हो गया उससे और आसपास से, वो सब क्या हो जाता है, लेटेंट हो जाता है, मीन्स हिडन हो जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लग जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये हो जो होता है ना, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ एपोरेशन, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी को छीटा जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो जो है भाप बन के उठते हैं। तो इससे जो है वो पूरा जो सरफेस होता है, जो हॉट सरफेस, वो भी कूल हो जाता है। तो देखो, ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, ये लगभग हर वक्त होता है। ठीक है, इवन जो इवेपोरेशन होता है उसके अंदर भी ये जो होता है, लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में बट होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हमें कॉटन क्लॉथ क्यों पहनना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि गर्मियों के मौसम में हमारा बॉडी जो है वो ज़्यादा परस्पायर करता है, मीन ज़्यादा पसीने जो है छोड़ता है। और ये पसीने इसलिए छोड़ता है ताकि बॉडी जो है वो ठंडा रह सके, मीन्स उसी का एक मैकेनिज्म है। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं इवापोरेशन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ होता है। यहाँ पर देखिए, जो पानी, जो पसीना बोल सकते हो, जो कि बाहर आया रहता है हमारे बॉडी से, ठीक है, उसका जो सरफेस जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से जो है कुछ हीट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ वो आस पास से जो है हीट को, मीन्स सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जैसे ही उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है तो वो जो है बॉडी से और हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिससे जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जिससे कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का वो कम हो जाए और वो वेपर बन पाए। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हीट एनर्जी होता है वो इक्वल टू होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी से, ठीक है, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। और इससे बॉडी क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, मीन्स बॉडी का हीट जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया, इससे बॉडी जो है वो कूल हो गया। और यहाँ पे जो कॉटन क्लॉथ होता है वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। इससे होता ये है कि जैसे पसीना हुआ, हमने कॉटन का कोई क्लॉथ पहना हुआ है तो पसीना जो है, ठीक है, वो क्या करता है कॉटन क्लॉथ की, उस पसीने को सोख लेता है। जिससे पसीना जो है वो हमारे बॉडी के कॉन्टेक्ट में भी है और वो सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में भी है। इससे जल्दी जो है इवापोरेशन हो पाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। किसी ग्लास में ठंडा पानी या फिर बर्फ रखा रहता है तो हम लोग देखते हैं कि उस ग्लास के आउटसाइड मीन्स बाहर की सतह पे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं, तो इसे बताया गया है कि जब वो ठंडा पानी का ग्लास जो है, ठीक है, वो एयर के कांटेक्ट में है और एयर में वाटर जो वेपर है ये रहते हैं, ठीक है, तो जो वाटर वेपर जो है जैसे ही वो उस ठंडे पानी के बर्तन में कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर वेपर में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है। तो जैसे ही वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं या ठंडा जो बर्तन है, ठीक है, उस पर कांटेक्ट में आते हैं तो उनका एनर्जी जो है
वो क्या हो जाता है, तो लॉस हो जाता है या कम हो जाता है। इससे वो जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। जैसा कि हमने देखा था कि हम लोग टेम्परेचर को घटा बढ़ा करके, ठीक है ना, और या फिर प्रेशर्स को भी हम लोग जो है घटा बढ़ा करके जो मैटर का स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, हम लोग पानी को जो है अगर ठंडा कर दें तो बर्फ़ बन जाता है। इसी तरह अगर हम लोग वाटर वेपर को ठंडा कर दें, जैसे यहाँ पर ये ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है क्या बन जाता है, तो वाटर बन जाता है। वाटर वेपर क्या बन जाता है, वाटर। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अगर नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं वैसे, ठीक है, बट ट्राई कीजिएगा पहले खुद से करने का ना। यहाँ पर कुछ और हमें बताया गया है कि देखो हम लोग जो है कितने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़े हैं, मेनली तो तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इसमें और भी कुछ होते हैं जो कि हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है बट इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लाज्मा है ये एक सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है। मतलब बोल सकते हो कि पार्टिकल्स जो है बहुत तेजी मूव करते हैं। ये पार्टिकल्स जो है ये आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में। अब ये आयोनाइज्ड क्या है इसको आगे जानना है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाइए, बस इसको इंटरेस्टिंग वे में समझिए अभी, क्योंकि इसके अभी जरूरत कुछ नहीं है। आप समझो सीधे कि ये गैस के फॉर्म में है। जैसे फ्लोरोसेंट और ट्यूब हो गया और नियॉन साइन बल्ब्स हो गया, उसके अंदर प्लाज्मा होता है। जैसे कि नियॉन साइन जो बल्ब होते हैं उसके अंदर नियॉन गैस होता है। वही अगर हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में देखें तो वहाँ पर हीलियम गैस और कुछ और गैस होते हैं। तो ये जो गैस होते हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। डेट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू ही, मतलब जैसे हम लोग बिजली को ऑन करते हैं तो वो जो है चार्ज हो जाते हैं। दिस चार्जिंग अप क्रिएट अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। इस वजह से जो प्लाज्मा है वो ग्लो करने लग जाता है। लाइक हम लोग बल्ब में जो देख रहे हैं ना, वो क्या ग्लो कर रहा था, एक तरीके से प्लाज्मा जो है वो ग्लो करता है। वो भी किस टाइप के, तो यहाँ पर जिनके दिए गए उस तरह के, लाइक हर बल्ब में जो है नहीं कि करें, लाइक नियॉन बल्ब हो गए, नियॉन गैस, और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया उसके अंदर। और जो प्लाज्मा का कलर होता है ये डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर का गैस उसमें डाला गया है। लाइक नियॉन बल्ब जो होता है, नियॉन साइन बल्ब, उसके अंदर नियॉन गैस होता है। वही अगर हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब का देखा तो उसमें क्या होता है, तो हीलियम गैस होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्लाज्मा का कलर है, ठीक है, वो चेंज हो सकता है। सन जो है और जो स्टार्स होते हैं वो ग्लो करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा जो है पाया जाता है। और ये प्लाज्मा उनके अंदर इसलिए आता है क्योंकि उनमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है। मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से प्लाज्मा आता है। वही अगर बल्ब की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ऐसा होता है। अब यहाँ पर आता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए 1920 में इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में नहीं होता है, मतलब जाना है कि कैसा हो सकता है, होगा तो कैसा होगा, ये सब उन्होंने जो है कैलकुलेशंस किए। तभी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया एक नए स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। लाइक उन्होंने भी इस चीज़ का अनुमान लगाया, ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मीन्स देख सकते हो दोनों के नाम को जो है जोड़ करके बनाया गया है। 2001 में एरिक ए कॉनरेल और उल्फ गैंग केटरिल एंड कार्ल ई वेईमान, पता नहीं इनका नाम भी सही से मैं ले रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, जो कि यूएसए से थे, उन्होंने रिसीव किया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को जिसका वो लोग कैलकुलेशन लगा रहे थे कि कोई चीज़ ऐसा हो सकता है, ये उसको सही तरीके से जो नहीं होता है पेश किया। लाइक उन्होंने वो फॉर्म कर दिया। द बी सी इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, एक ऐसे गैस को जो कि बहुत ही लो डेंसिटी का था। अब डेंसिटी के बारे में आपको पहले ही पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक गैस जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का है उसको ठंडा किया, और अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल गैस, जो कि नॉर्मल गैस से लगभग 100,000, मतलब उतना ज़्यादा कम था। मतलब देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी था उसके अंदर। टू सुपर लो टेम्परेचर, उसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर जो है उस पर उसको ठंडा किया, जिससे कि उन्हें जो है एक नया स्टेट ऑफ मैटर मिला जो कि है बीईसी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक वेबसाइट दिया गया है, वहाँ पर आप जाके जान सकते हैं। वैसे ये जो पूरा चैप्टर है खत्म होता है। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और देखो हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर जो है अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने नहीं बताया क्योंकि मैंने इतना डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है ताकि आप जो है खुद से जो है इसको आंसर कर पाएँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों से शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।